राजीव गांधी कांग्रेस भवन में आपको आमंत्रित किया। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं मंच पर, चंडीगढ़ बहुजन समाज पार्टी इकाई के अध्यक्ष, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, गुरचरण सिंह कंबोज जी मेरी दाईं ओर बैठे हैं। ये ऑल इंडिया कंबोज महासभा के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और शहीद उधम सिंह भवन जो सेक्टर 44 में है उसके भी जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे बाईं ओर पवन बंसल जी के साथ बैठे एस.ए. खान जी, ये बहुजन समाज चंडीगढ़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी एसोसिएशन के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रॉपर्टी फेडरेशन चंडीगढ़ के। और इनके अलावा इनके बहुत से साथी आज यहाँ पर अशोक बग्गा जी, जसपाल जी और अन्य इनके साथी यहाँ पर आए हैं। मैं उन सबका यहाँ कांग्रेस भवन में स्वागत करता हूँ। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे कोषाध्यक्ष, चंडीगढ़ से 4 बार के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल जी की मौजूदगी में आज हम इन सब साथियों को कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये सभी लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार चंडीगढ़ के अंदर पार्टी का काम भी कर रहे थे और समाज सेवा का काम भी कर रहे थे। तो हमें आज बहुत खुशी है कि हमारा कांग्रेस का परिवार और बड़ा हुआ है। इन साथियों के आने के साथ कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मैं अब कंबोज साहब से, फिर खान साहब से और मैं बंसल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनको वेलकम करेंगे। कंबोज साहब। हाँ जी बंसल। बग्गा साहब, जसपाल जी और बग्गा जी। बाकी साथी इसके बाद हाँ जी आ जाओ सर, खड़े हो जाए। आगे बुला लो ना, आगे आ जाओ जी, आप प्लीज इनको आगे चेयर दे दो। इधर दे दो। तुसी इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर मेरे वाल आ जाओ। आप इधर आ जाओ। चलो ठीक है जी, आगे चलो ठीक हाँ जी लेफ्ट राइट कर लो जरा। गर्दन थैंक यू जी। अब मैं कंबोज साहब से दरखास्त करूंगा कि वो भी आपको संबोधन करें। बैठ जाओ, बैठ के कांग्रेस भवन पे आए हुए सभी साथियों का प्लीज भाई दूसरे कृपा करके सारे चुप हो जाओ प्लीज, सुनो इन्होंने।
कांग्रेस भवन में आए हुए ये सभी पीछे साथियों गए का फिर लगे आए कदे वास्ते ने बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जो मेरी टीम आई है, मेरा साथ दिया है, उन सभी का मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। और आई गुरचरण सिंह कंबोज, GS कंबोज, प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी, do hereby join as a Congress member from the Chandigarh, and along with me Shri S.A. Khan ji, our Vice President, also joining the Congress party in Chandigarh, and along with us many other our active members, Shri Jaspal Singh ji, Bagga ji are also joining along with us in the Congress party Chandigarh under the dynamic leadership of Shri Pawan Kumar Bansal ji, and I hope that the team will do well in the Chandigarh for the growth and the development of the Congress, as well as for the development of the Chandigarh state, to become it a beautiful city, the Chandigarh, in the world. And we hope that all will cooperate and coordinate with the dynamic team to develop the Chandigarh at par with other best of the best cities of the world. I hope that the Congress party will assign us for a job and give us the responsibility to do something extraordinary in the Chandigarh state, and I hope that all will cooperate with us to do such and things in the Chandigarh. Thank you very much, and once again I congratulate all the members who came in the Congress party. I also thankful to the media persons who have covered our this event very eventually and successfully. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद कंबोज साहब। अब मैं एक बारी खड़ जाओ जी, एक बारी खड़े हो जाओ सभी साथी, दोबारा से आगे आ जाओ बग्गा जी, और क्लोज हो जाओ। हाँ अच्छा, ये है ना प्रेसिडेंट, तो ये वाइस प्रेसिडेंट है, दो जन। अच्छा आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। इस तरह भी ठीक है, इधर प्रेसिडेंट खड़े हैं, चलो इस तरह भी ठीक है ठीक है। इन्ने को ले लो ना बिच, इन्नी जल्दी आ जाना। अब मैं विनती करूंगा ऐसे खान से, जो कि बड़े ही चंडीगढ़ के मशहूर व्यापारी भी हैं और मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, जिनके बड़े भाई भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से काफ़ी देर एसोसिएटेड रहे, SM खान जी, जिनका बड़ा योगदान था कांग्रेस के अंदर। मैं उनसे विनती करूंगा, ऐसे खान जी से कि वापस। आदरणीय श्री पवन कुमार बंसल जी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री HS लक्की जी, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ कांग्रेस और वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑल मेंबर ऑफ कांग्रेस, सबको नमस्कार, आदाब। मैं आज कांग्रेस भवन में आकर अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, मेरा भी कांग्रेस से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मेरे बड़े भाई SM खान, जिनके साथ मैं आता था और हमेशा कांग्रेस की नीतियों से वाकिफ था। आज मेरी अपनी घर वापसी हुई है, मैंने ज्वाइनिंग नहीं की है, बल्कि अपने घर में दोबारा अपने घर में वापस आया हूँ, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं अपने तन मन धन से जो भी मेरे से सेवा होगी कांग्रेस पार्टी की मैं करूँगा। नमस्कार। अब मैं बेनती करूंगा श्री पवन कुमार बंसल जी से कि वो भी आपके सामने अपने विचार रखें। चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री HS लक्की जी, पार्टी में आज
शामिल हो रहे सरदार गुरचरण सिंह जी कंबोज, श्री एस ए खान जी, श्री जसपाल सिंह जी और श्री अशोक बग्गा जी व साथियों, और कांग्रेस के सभी बाकी वरिष्ठ दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं कंबोज जी का, खान जी का, बग्गा जी का और जसपाल सिंह जी का, और उनके साथ और साथी जो आए हैं कांग्रेस में शामिल होने पर। आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने ये फैसला लिया, और समय बताएगा कि आपका ये फैसला चंडीगढ़ के हित में रहेगा। आज के दिन जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद 8 वर्ष पहले देश की रूपरेखा बदलने पे लगे हैं, पुराने इतिहास के साथ, आज़ादी की लड़ाई के साथ और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के तहत हिंदुस्तान ने जो तरक्की की उससे ना वाकफ़ होते हुए या वाकफ़ होते हुए उसको भुलाने वाले और महात्मा गांधी के कातलों का जिनसे संबंध था दूसरों का, उनको बहुत बड़े नेता बताने वाले भारतीय जनता पार्टी आज देश में सत्ता पे काबिज है, और एक एक नीति उनके समझ से तो बेशक उन्होंने सोच समझ के की होगी, लेकिन हर कदम उनका देश को पीछे धकेलने वाला रहा। वो अपने एजेंडा पे रहे हैं कि कैसे लोगों के बीच में एक ध्रुवीकरण करके, एक पोलराइजेशन करके सत्ता पे हासिल हुए रहें। परवाह नहीं उनको कि उसका नतीजा देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के विकास पर क्या पड़ता है और लोगों के जहन पे क्या पड़ता है। जितनी देर तक देश के सभी वर्गों के लोग इकट्ठे होके एक गुलदस्ते के तौर पे काम नहीं करते, उतनी देर तक देश तरक्की नहीं कर सकता, वो सुगंध उसके गुलदस्ते की मिल नहीं सकती। इसलिए आज आपने जो ये फैसला किया है, ये बहुत ही एक अच्छा फैसला है। हमारी आवाज़ बेशक वो नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ हो जो उन्होंने लोगों को बांटने के लिए किया, बेशक वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का हो जो फिर उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को बांटने के लिए किया, पुराने जख्मों को उखाड़ने के लिए किया, जो कानून उन्होंने बनाए और वापस लिए कृषि के संबंधित कानूनों पे हो। उन्होंने उस वक़्त भूमि अधिग्रहण का जो कानून बनाया उसके अगेंस्ट विरुद्ध आवाज़ कांग्रेस ने उठाई, उसके लिए। और हाल ही में जो आजकल इन्होंने फौज की भर्ती में, तीनों सेनाओं की भर्ती में ये फैसला कर लिया कि सिर्फ 4 वर्षों के लिए नौजवानों को लिया जाएगा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के लिए, और 4 वर्षों के बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डिमोबिलाइज कर दिया जाएगा। ये एक बहुत चोटी का गलत फैसला है हिंदुस्तान के लिए, और वो वजिद हैं इसको रखने के लिए। दुनिया भर में आज लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ कि यहाँ क्या नीतियाँ लिए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ अपने देश के बीच भी अगर हम यहाँ तक भी अपने आप को सीमित रखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ नौजवान आज आक्रोशित हैं, जगह जगह किस हिंसा पे जा रहे हैं जिसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी भावनाओं को समझते हैं। ये 4 वर्षों का ये कानून बनाना, 4 वर्ष के बाद उनको फिर सड़क पे ले आना, तो रोज़गार देना नहीं बल्कि रोज़गार छीनने वाला और ज़्यादा बेरोज़गार लोगों को पैदा करने का है। इनका अपना मंतव्य सिर्फ ये है, जो ये पूरा नहीं कभी कर पाए, कि हमने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देनी है प्रति वर्ष। उसमें ये आंकड़ों को जोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि 50-60 हज़ार जितने भी हुआ करेंगे प्रति वर्ष, वो कह दिया करेंगे इतनों को नौकरी दे दी है, और बेशक 4 वर्षों के बाद वो उसमें से निकल जाएंगे। और जब वो 4 वर्षों के बाद वहाँ से बिना रोज़गार हो जाएंगे, उन पे कौन कौन लोग अपनी बातों से हावी हो सकते हैं, उनको किधर बरगला के लेके जा सकते हैं, उन बातों का भी हमने ध्यान नहीं दिया। सेवा में कम सेना, हमारी जो सेनाएं हैं, कम से कम उसमें 16-17 वर्ष की उम्र तक लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि हम वहाँ आयु कम करना चाहते हैं,
कोई अगर 20 साल का नौजवान या 18 वर्ष का नौजवान अगर वहाँ भर्ती हो गया तो 16 साल की नौकरी के बाद 34 वर्ष का ही होगा। वहाँ से वो उसको उस वक्त डिस्चार्ज कर दिया जाए, कोई बात नहीं। और आज ये फिर लोगों को झूठे वायदे दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ झूठा वायदा है कि इनको बेशक हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं उनमें या और स्टेट्स की पुलिसेस हैं उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। इस वक्त ये जानने की ज़रूरत है कि कुछ समय पहले ही हमारे गृह मंत्रालय ने ये कहा था कि इनका सर्विस कंडीशंस, इनका कल्चर, फौजी कल्चर शब्द इस्तेमाल किया था, और इनका प्रचालन और इनका प्रशासनिक तौर तरीका दूसरी सेवाओं के साथ, उन बलों की सेवाओं के साथ नहीं मिलता। जब ये कह के गृह मंत्रालय पहले इन बातों को खारिज कर चुका है, उनको लेटरल एंट्री नहीं दे रहे थे, तो आज उन पे हम विश्वास कैसे करेंगे जितनी देर तक वो आज एकदम स्टैट्यूटरी कानूनन तौर पे नोटिफिकेशंस नहीं हो जाती। दूसरी तरफ इन बातों को उठाने वाले राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ किस हिसाब से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 दिन में 50 घंटों से ऊपर राहुल गांधी जी क्योंकि अपनी आवाज़ दूसरी तरफ ना उठा पाए, उनको वहाँ बुला बुला के बार बार वही सवाल बार बार करते हुए, मुझे मालूम है, मैं कह सकता हूँ अपनी निजी नॉलेज से, इतने सवाल ही नहीं सोच सकते। 4-3 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक परेशान करने के लिए, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको परेशान करने के लिए, उलझाने के लिए, ताकि जो आज इस सरकार की विफलताएं हैं उनकी तरफ वो आवाज़ ना उठा पाएँ, ना बोल पाएँ, ना ध्यान दे पाएँ, तो ये सब करने पे लगे हैं। इसलिए इन सब बातों के मद्देनज़र मैं ये समझता हूँ आज चंडीगढ़ में जब हमारे बसपा के वरिष्ठ, यहाँ की पूरी टीम के हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर्स आज यहाँ शामिल हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के भी सभी, शायद आप समय के कारण उनसे बात नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सभी से मिलके उनको सभी को लाके कांग्रेस में मर्ज करें। ऐसा हो कि पूरे का पूरा बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस में यहाँ उनका विलय हो गया। आप ऐसा करेंगे, निश्चित तौर पे जिन मुद्दों को लेके आप आगे निकलते रहे हैं, उन सभी बातों को लोगों के बीच में कैसे अलग अलग वर्गों के लोगों में एक कटास सी डालनी, एक उनमें फ़र्क डाल देना, एक दूसरे के लिए ऐसे माहौल बना देना कि एक दूसरे के खिलाफ वो बात करें, उनको चाहे ना, उनके खिलाफ जो लड़ाई होगी आप उसको लड़ेंगे हमारे साथ मिलके। हम इकट्ठे होके यहाँ से ज़रूर एक मजबूत आवाज़ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनकी नीतियाँ जो गरीब वर्गों को, जो दलितों को, जो एसटीज़ को, उनको उनका अपनी जगह ना देने के लिए ये कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ एक और बुलंद कर पाएंगे, मजबूती से उठा पाएंगे। इसके साथ मैं आप सभी का आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। मीडिया के साथ ही कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं कंबोज साहब को सवाल पूछना चाहता हूँ। कंबोज साहब, आपको सवाल है मेरा। माइक दे दो, माइक। आप बीएस के लिए क्या कमी देंगे, क्या कांग्रेस में आगे? सर, बहुत समय बीएससी में सेवा की और बहुत सारा संगठन यहाँ पे चंडीगढ़ में हर एक कॉलोनियों में, रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज में खड़ा किया, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ती गई बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की, वैसे वैसे बारी कुछ ऐसे अवसर प्रभारियों के तौर पे यहाँ पे लगाने शुरू हो गए, जिनकी इंटरफेरेंस बढ़ गई और यहाँ पे जो जिम्मेवारी सौंपी जाती थी प्रधान को और दूसरे विशिष्ट पदाधिकारियों को, वो उस मुकाम को पूरा नहीं कर पाते थे और उस इंटरफेरेंस की वजह से जैसे जैसे इलेक्शनें आई उनमें कारगुजारी नहीं दिखा पाए, क्योंकि बाहर के प्रभारी थे जो वो अपनी मनमर्जी करते थे और जो जनहित की पॉलिसी जो होती थी उनको लागू नहीं करना चाहते थे, जबकि जनता की जो डिमांड होती थी उनके प्रति उनकी सहानुभूति बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी।
वो अपने मनोरथों के लिए ही पार्टी को एज सुप्रीमो चंडीगढ़ में चलाना चाहते थे। इसलिए हमें वो पॉलिसीज जो हैं जो जनहित में नहीं थी, चाहे हम बहुजन समाज की बात करते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज जो हैं जनहित में नहीं थी, इसलिए हमें पसंद नहीं आई। और बहुत सारा तजर्बा करने के बाद यही फैसला किया कि ऐसी पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिलाया जाए जो नेशनल पार्टी हो, बशर्ते कि वो हमारा साथ देगी, हम उनका साथ देंगे, क्योंकि संगठन या बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत बड़ा है, योगदान भी बहुत बड़ा है। वैसे भी नेशनल पार्टी है 3rd नंबर की, तो अगर 1 नंबर और 3 नंबर पार्टी इकट्ठी हो जाती है तो 2 नंबर पार्टी कुछ नहीं कर सकती। तो अगर हमारा साथ, कांग्रेस का साथ, उनका हाथ, हमारा साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत जल्दी ये जो बीजेपी पार्टी है, इनको वो जो अपने मंसूबे प्राप्त करने के लिए जो जुमले वो दिखा रहे हैं लोगों को, वो प्राप्त करने के लिए उनको मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं और बीजेपी की पॉलिसियों के बरखिलाफ होते जा रहे हैं। जितने भी पॉलिसीज या जितने भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, लोग हित में सोचने की बात की है, लेकिन वो उनका रिजल्ट जो है ना लोगों के बरखिलाफ ही गया है। और ऐसे बीजेपी के साथ बहुत बड़ा बरखिलाफ होता जा रहा है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ में और पूरे देश में मिलके ही अपना हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ेगी और इस देश को उन मुश्किलों से निजात दिलाएगी और बीजेपी पार्टी के नीतियों से जो निजात दिलाते हुए उनको राहत प्रदान करेगी। तो ऐसा हमारा सोचना है और आगे हम ऐसा करना भी चाहेंगे कि दोनों पार्टियां मिलके जैसे भी हो अपना यहाँ मिलके इधर होके आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। मिलते तो ठीक है, मिलते भी सभी का ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। बीएसपी के और भी हमारे साथी थे, अनवार उलग जी, वो भी आए और अच्छा कर रहे हैं। दिलावर जी बैठे हैं और मलकीत जी है बनी बाजरा के अंदर। ये दिलावर जी आपको पता है इनकी पत्नी अभी वहाँ काउंसलर बनी। तो ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको उचित मान सम्मान भी मिला है और उन्होंने भी काम कर कर यहाँ पर पार्टी के अंदर दिखाया। वह कोई और साथी कोई सवाल पूछना चाहता है? जिस तरह से महाराष्ट्र में जो हालात बन रहे हैं, सरकार के पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? इस पे स्पष्ट एक चीज़ ही सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को किस ढंग से ध्वस्त करने पे लगी हुई है। उनका मंतव्य सिर्फ एक है कि सत्ता हथियाना ही नहीं, सत्ता हथिया के उसको रखे रखना है। कहीं भी हो, कोई भी तौर तरीके इस्तेमाल करने हो, वो दूसरी पार्टियों को उस ढंग से अपने तोड़ के अपने साथ उसमें लेके विलय करके अपना राज कर देना चाहती हैं। उनको छोटे छोटे टुकड़े कोई ना कोई किसी को इधर उधर को दे सकते हों, अभी मैं उसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन ये हुआ है पहले, ये गोवा में हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने यही किया है। ऐसा ही प्रयास उनका कामयाब रहा था राजस्थान, मध्य प्रदेश में, और ऐसा ही अब वो प्रयास काफ़ी समय से राजस्थान में भी करने पे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुए। उनका सिर्फ तरीका एक ही है कि लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र का गला घुटोते रहो। सर, ये एक जुड़ा सवाल है सर, क्या कारण है कांग्रेस अपने इन नेताओं को या अपने एमएलए को संभाल नहीं पा रही? अपने एमएलए को या अपने उनको संभाल नहीं पा रहे? नहीं, वहाँ महाराष्ट्र में ये कोई नहीं हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए सभी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन आप कह रहे हो क्या बात है उसमें, अब क्या बात है, हॉर्स ट्रेडिंग नाम का शब्द है,
उसको पॉलिटिकल हार्लेट्री भी कहते हैं। उसको भी कि एक पार्टी छोड़ के आदमी दूसरी पार्टी में चला जाए, किस बातों के लिए चला जाए, क्या उन्होंने वहाँ उनको क्या वायदे किए, क्या दिया, और वो सही मायने में करप्शन है पूरे हाईएस्ट ऑर्डर की, कि उसके साथ उनको क्या क्या लालच देके, सिर्फ ये नहीं कि कोई किसी सिद्धांत पे वो अलग हो रहे हैं, वो सिर्फ खरीदो फरोख्त हो रही है, उसके कारण वो लोग कोई ना कोई बीच में अपनी किसी की कमज़ोरी हो सकती है, वो जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस के जो लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं वो कांग्रेस को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। जो ऐसे होते हैं कि पावर के बिना रह नहीं सकते, इधर नहीं मिले तो उधर से कुछ मिल जाएगा, इधर सरकार में नहीं तो सरकार को गिरा दें, उनके साथ मिलकर सरकार में 2 टुकड़े हमें मिल जाएंगे, वो लोग छोड़ के जाते हैं, दूसरे नहीं जाते। बंसल जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपका कुनबा पढ़ना शुरू हो गया है। आपका कुनबा पढ़ना शुरू हो गया, तो इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। तो लोगों को ये उम्मीद है कि मतलब आगे भी ऐसे जो अपने रूठे बंदे हैं उनको भी वापस लाने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से अगले इलेक्शन में इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। दूसरा सवाल एक नेशनल लेवल का है, राष्ट्रपति का चुनाव डिक्लेयर हो गया तो उम्मीदवार भी विपक्ष के और पक्ष के दोनों मतलब खड़े कर दिए गए हैं, तो इनमें मतलब मेरे ख्याल से कांग्रेस में आपकी विपक्ष के साथ मतलब वोट देने के लिए उस गठबंधन में है ना आप? हैं जी, जो विपक्ष का जो गठबंधन बना है राष्ट्रपति चुनाव में, कांग्रेस उसमें है ना? विपक्ष में गठबंधन कांग्रेस में शामिल है, कांग्रेस शामिल है। तो मतलब उधर से एलिगेशन लगाया जा रहा था नड्डा जी की तरफ से कि हमने बड़ी कोशिश की, अपोजिशन को भी हम मिलजुल के मतलब अपना कोई मिला जुला कोई, पर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला और उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। 2 दिन पहले उनका एक लीडर, कोई नड्डा जी या कोई और 2-3 ऑपोजिशन के लीडर्स को फ़ोन कर दें, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बहुत कोशिश की। ये तो एक औपचारिकता की, ये जो आपने कहा भी वो ये कह रहे हैं, ये कहने के काबिल हो जाए ये किया उन्होंने। उनका कोई एक ईमानदारी के साथ प्रयास नहीं था कि इतने बड़े ऊंचे पद के लिए अगर किसी को पूरे देश में एक आम सहमति के साथ और सर्वसहमति के साथ, बल्कि पूरे देश में सभी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर चुने, कितना बढ़िया अच्छा रहे। वो ये नहीं चाहते। प्रधानमंत्री तो वो चाहते हैं जो बिल्कुल कुछ भी हिदायत हो जाए वो हिदायत मान ले, वहाँ के राष्ट्रपति से भवन से मोहर लगे, उनका ये काम है। वो नहीं चाहते कोई अदरवाइज। अब जसवंत सिन्हा हैं, इनको मानने में क्या दिक्कत हो सकती थी? इस वक्त हिंदुस्तान के वरिष्ठ, सबसे ऊपर के वरिष्ठ नेताओं में से वो एक हैं। पहले वो ऑफिसर थे बहुत ऊंचे कैलिबर के, उसके बाद उन्होंने आईएएस को छोड़ के उन्होंने जब राजनीति में आए यहाँ बहुत शानदार काम किया, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नेतृत्व किया बाहर जाके, और आज तक वो काम करते जा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ नीतियाँ पसंद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद वो गलत समझ रहे थे कि आज के दिन जिस दिशा में देश को लेके जाया जा रहा है वो गलत है। इस कारण अगर उन्होंने उस पर टिप्पणी की तो उनको निकाला जा रहा है। तब अगर उस बात को भूल के अगर सच्ची कोशिश कहती है तो उन्हीं के थे पुराने, इनको बना देते राष्ट्रपति पद के लिए, सभी का हो जाता। एक यहाँ से शुरुआत होती देश में, एक जो नया भारत कहते हैं, वो नया भारत एक आपसी प्रेम का, आपसी बातचीत का, वो संवाद का, वो मिलके वो बनता। बल्कि अगर वो इनको मान लेते, क्या उनको दिक्कत थी? सर, अग्निपथ स्कीम को लेकर अब सेना के हेडों ने भी कह दिया कि ये स्कीम वापस नहीं होगी, लेकिन युवा काफी निराश है, अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं राज्यों में। आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो उससे अपनी गल कर चुके हैं, यही कि है कि वो स्कीम गलत बनाई है। उन्होंने स्टेटमेंट के लिए वापस नहीं लेगे, ये तो पता है वो हरी गल से जिद कर देने, वो समझ लेने कि अज असीं धक्के दे नाल सब कुछ कर सकते हैं। वो ये काम दे विच विश्वास रखते ने। वो एक आम सहमति दे बनाने दे विच, एक लोकतंत्र दे विच जिहड़ा एक तरीका हुंदा, एक माहौल मिल के काम करन दा, वो उस तरह का कंसेंसस जिन्हों कहते हैं वो नहीं वो विश्वास करते। समय से पहला कांग्रेस वेले अगर किसी कानून का विरोध, कोई कदम का विरोध हो जाता सी ज़्यादा, तो कांग्रेस उससे सैकेंड थॉट करके उन्होंने वापस लेंदी रही सी। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा वो एक अपने वालों होशियारी की। 2 साल किसानों को तंग करने तो बाद फिर उस वक्त इन्होंने वो कानून वापस लेते। पहले दिन कह रहे सन कानून वापस नहीं लेंगे। इन्होंने बड़े धनाड़ लोगों के वास्ते लैंड एक्विजिशन एक्ट दे विच संशोधन करने की, जिहड़ा कि असीं बहुत मेहनत तो बाद कानून बनाया सी
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਜਬ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਬल्कि डंडा चलाते रहे। ढाल साहब, सर अग्निवीर मुद्दे पे आपने अपना स्टैंड और पार्टी का स्टैंड बताया, लेकिन फिर भी आपके बहुत से नेता हैं, आपके अनंतपुर के सांसद मनीष तिवारी आज सवेरे उन्होंने ट्वीट करके उसके हक में बोला कि ये योजना अच्छी है, तो बड़ा अनबैलेंस सी चीज लग रही है। क्या पार्टी स्टैंड पे नहीं है या वो अपना स्टैंड है? मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि एक पार्टी के सदस्य ने क्या कहा। कांग्रेस का स्टैंड सभी जानते हैं। अगर उन्होंने ये किया, मैंने नहीं देखा वो ट्वीट, अगर उन्होंने ये ट्वीट किया और वो कहा कि उन्होंने ये सही है, उनकी अपनी राय में वो उसको ठीक समझते होंगे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के, कांग्रेस पार्टी के अपना जो उनका विश्वास है इस बात में, जो उनकी सोच है, उसके विपरीत है।